हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आइडियल नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के अंदर। जी हाँ, अपन आज पीडियाट्रिक का एक बहुत ही स्पेशल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पाइलोरिक स्टेनोसिस अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज की क्लास में। क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्या क्लिनिकल फीचर्स है पाइलोरिक स्टेनोसिस के, देन पाइलोरिक स्टेनोसिस को किस प्रकार से पता लगाया जाए, डायग्नोसिस क्या होता है और मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट क्या है। सर बोले तो हर एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस के रिगार्डिंग। एग्जामिनर कभी क्वेश्चन डेफिनेशन से, कभी क्लिनिकल फीचर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो कभी डायग्नोसिस से, तो कभी मैनेजमेंट से। सर ठीक है, हर तरीके से जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उठाता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कुछ आपके जो हाईलाइट रहे पाइलोरिक स्टेनोसिस के रिलेटेड, जैसे नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जब भी नाम आता है तो आपके माइंड में एक डिसऑर्डर पाइलोरिक स्टेनोसिस जरूर आता है। इसके अलावा जो है वो आपका ओलिव शेप मास जब भी नाम आता है एब्डोमेन के ऊपर तो आपको पाइलोरिक स्टेनोसिस याद आता है। बस उस पूरे डिसऑर्डर्स को अपन जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ने वाले, तो बिल्कुल मेरे साथ में नोट्स को मेंशन करते ही जाइएगा, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को क्लियर करते जाइएगा, समझते जाइएगा। हेडिंग लगाइएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस। जी हाँ, डिसऑर्डर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे पहला यही कि सर ये है क्या पाइलोरिक स्टेनोसिस वर्ड जो है वो वर्ड को ही अपन क्लियर कर रहे हैं। सर पाइलोरिक स्टेनोसिस वर्ड का मतलब, स्टेनोसिस जो है वो स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग। नैरोइंग बोले तो किसी भी कैनाल का, किसी भी कैविटी जो है वो कैविटी का सिकुड़ जाना। सर ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, नैरोइंग या स्टेनोसिस। पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक स्टोमक का पार्ट है। सर का पार्ट है, ये स्टोमक का पार्ट है। अब डिसऑर्डर क्या होता है सुनो, तो स्टोमक के और कौन कौन से पार्ट जो है वो पार्ट है वो भी मैं आपको बताऊं यहां पर चलेगा। स्टोमक का ये वाला पार्ट जो है वो आपका फंडस कहलाता है। इस पार्ट को अपन कार्डियक जो है वो, कार्डियक जहां से ईसोफेगस कनेक्ट हो रहा है उस पार्ट को कहते हैं अपन कार्डियक जो है वो, कार्डियक पार्ट। सबसे बड़ा वाला पार्ट जिसको अपन स्टोमक का बॉडी जो है वो बॉडी कहते हैं, और बॉडी के जस्ट आगे वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है पाइलोरिक कैनाल आपका, या पाइलोरस जो है वो पाइलोरस पार्ट। सर ठीक है, बस इस पूरे डिसऑर्डर के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर बॉडी का, फंडस का, कार्डियक का जो है वो डिसऑर्डर नहीं है। कौन से पार्ट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है, स्टोमक के पाइलोरिक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। सर ठीक है, सर क्या है पाइलोरिक पार्ट के इन्वॉल्वमेंट के दौरान भी समझिए। वर्ड में लिखा अपन ने पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर पाइलोरिक पार्ट क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है। पाइलोरिक पार्ट नैरो हो जाता है, सकड़ा हो जाता है। और पाइलोरिक पार्ट के स्टेनोसिस होने की वजह से, नैरो होने की वजह से, सकड़ा होने की वजह से जो फूड कंटेंट होता है, जो खाना होता है वो आगे की तरफ नहीं जा पाता है। बस इस पूरी डिसऑर्डर के दौरान जो है वो ये अपने को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सर ठीक है, एक पॉइंट और मैं यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आपका क्लियर करूंगा कि स्टोमक के जो पूरी कवरिंग है, या मैं कहूँ जीआईटी की जो आपकी कवरिंग है, उस जीआईटी की मस्कुलर लेयर के अंदर पूरा स्मूथ मसल से बना हुआ है जीआईटी। आप उस स्मूथ मसल जो है वो, स्मूथ मसल्स के अंदर सिर्फ 2 लेयर प्रेजेंट होती है। सर पूरी जीआईटी के अंदर, ऑल जीआईटी जो है वो, जीआईटी ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं, ईसोफेगस से लेकर के और एनएस जो है वो, एनएस तक जो मस्कुलर प्रेजेंट होता है वो मस्कुलर 2 लेयर्स आपका प्रेजेंट होता है। सर लेकिन स्पेसिफिक जीआईटी का कौन सा पार्ट आपका, स्टोमक। सर इसकी जो स्मूथ मसल्स होती है, उस स्मूथ मसल्स की जो लेयर्स होती है वो लेयर्स 3 लेयर होती है आपकी। सर और 3 कौन कौन सी लेयर्स है, ओब्लिक जो है वो ओब्लिक आपका, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो है वो सर्कुलर। सर ये स्टोमक की कवरिंग। सर ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजीज के अंदर अपन पढ़ते हैं कि म्यूकोजा जो है वो, म्यूकोजा आपका है, देन आपका मस्कुलर लेयर है, सब म्यूकोजा है, सिरोसा जो है वो सिरोसा है। जितने भी लेयर्स आपके 4 लेयर स्टोमक्स के या जीआईटी कवरिंग के, उसका जो मस्कुलर लेयर है उस मस्कुलर लेयर के अंदर जो है वो 3 टाइप की कवरिंग होती है आपकी। सर कौन कौन सी 3 टाइप, ओब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस डिसऑर्डर के दौरान कौन सा मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व होता है, ओब्लिक इन्वॉल्व होता है,
लॉन्गिट्यूडनल इन्वॉल्व होता है या सर्कुलर इन्वॉल्व होता है? जी बहुत सही जवाब आपका कि सर पाइलोरिक स्टेनोसिस में ओनली कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है? सर्कुलर जो है वो सर्कुलर लेयर इन्वॉल्व होता है सर। अब अपन जो है वो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट और अपना एक एक जो है वो बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे। चलिए जो है वो पहला पॉइंट आपके लिए पाइलोरिक स्टेनोसिस के दौरान कि इस डिसऑर्डर के अंदर जो है वो आपका क्या पार्ट इन्वॉल्व होता है। पहले तो इन दिस डिसऑर्डर ओनली सर्कुलर मसल आर इन्वॉल्व। इस डिसऑर्डर के अंदर ओनली कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल इन्वॉल्व होती है। सर क्या हो जाता है सर्कुलर मसल्स के अंदर? ये भी लिखो। इन दिस कंडीशन hypertrophy of circular muscle and lead to thickness or narrowing of pyloric part। क्या हुआ डिसऑर्डर में कि सर ओनली कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है? सर्कुलर। बोले तो लॉन्गिट्यूडनल मसल और ओब्लिक मसल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। क्या हो जाता है? सर्कुलर मसल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है और सर्कुलर मसल की हाइपरट्रॉफी होने की वजह से पाइलोरिक पार्ट की थिकनेस जो है वो थिकनेस मोटाई बढ़ जाती है और पाइलोरिक कैनाल जो है वो कैनाल से आपका क्या हो जाता है? नैरोइंग हो जाता है सर। डिसऑर्डर को कहा जाता है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर लिख दीजिए ये पॉइंट भी आपका इज नोन एज हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। चलिए अब मैं पूरा डेफिनेशन जो है वो आपको एक ही वर्ड के अंदर एक लाइन के अंदर क्लियर कर रहा हूं। इस पूरे डिसऑर्डर के अंदर स्टोमक का जो पाइलोरिक पार्ट है उस पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी होती है सर। और सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये पार्ट जो है वो थिक हो जाता है, नैरो जो है वो नैरो हो जाता है। ये लो सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हुई और सर्कुलर मसल हाइपरट्रोफी होने की वजह से ये कैनाल जो है वो कैनाल क्या हो गया आपका? थिक हो गया, नैरो हो गया। और इस कैनाल के थिक और नैरो होने की वजह से फूड कंटेंट आगे की तरफ नहीं पहुंच पा रहा है। मतलब जितना भी फीडिंग कंटेंट्स है वो पूरा का पूरा कहां पर पड़ा हुआ आपका? स्टोमक के अंदर सर। अब अगला जो है वो अगला पॉइंट आपका ये क्या सर ये डिसऑर्डर जो है वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है क्या? मतलब जन्म से ही जो है वो हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है क्या सर्कुलर जो है वो सर्कुलर मसल की? या फिर कंजेनाइटल जो है वो कंजेनाइटल नहीं है तो क्या जन्म होने के बाद में अपीयर होता है डिसऑर्डर? अगर जन्म होने के बाद अपीयर है तब तो डिसऑर्डर एक्वायर्ड कंडीशन है, और अगर जन्म से पहले ही जो है वो प्रेजेंट था ये डिसऑर्डर तब मैं कहूंगा कि कैसा डिसऑर्डर हुआ? ये आपका कंजेनाइटल डिसऑर्डर हुआ। अब हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस या पाइलोरिक स्टेनोसिस आपका जन्म से ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये कैसा डिसऑर्डर हुआ आपका? कंजेनाइटल डिसऑर्डर हुआ सर। लेकिन कुछ कंडीशंस जहां पर जन्म से कोई हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस नहीं था, पर्सन के मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक इरिथ्रोमाइसिन के एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से बहुत ज्यादा इरिथ्रोमाइसिन इंटेक कर रहा था पर्सन, तो एक्सेसिव अमाउंट इंटेक करने की वजह से भी हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है सर्कुलर मसल की पाइलोरिक पार्ट में सर। तो मेरे पास दोनों वर्ड आ गए कि ये डिसऑर्डर कंजेनाइटल भी होता है और डिसऑर्डर एक्वायर्ड भी होता है सर। ठीक है, एक्वायर्ड जो है वो एक्वायर्ड होने के पीछे एक रिस्क फैक्टर ये है इस डिसऑर्डर का कि मेडिकेशन इरिथ्रोमाइसिन के एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा जो है वो दूसरा मेरे पास कि सर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, बिल्कुल अब दो में से एक जवाब देना हो मेरे को एग्जामिनर को कि सिर्फ कंजेनाइटल है या सिर्फ एक्वायर्ड है, तो मेरा आंसर होगा ओनली कंजेनाइटल डिसऑर्डर है।
लेकिन अगर ये आ जाए ऑप्शन में कंजेनाइटल एक्वायर्ड ए और बी दोनों है, मतलब कंजेनाइटल और एक्वायर्ड दोनों है, तो आंसर दोनों सही होगा कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी है और कैसा है ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर भी है सर। तो नोट करेंगे इस पॉइंट को भी अपन को। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द पाइलोरिक stenosis is the congenital, but in some cases acquired due to intake of एरिथ्रोमाइसिन, और इंटेक भी ज्यादा है, एक्सेसिव इंटेक लिखो इसको। एरिथ्रोमाइसिन का एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से देखने को मिलता है अपने को कौन सा, पाइलोरिक स्टेनोसिस। मैंने पहले वर्ड में लिखा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस एक प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर भी है, और दूसरा कि कुछ केसेज में ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, किसके एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूज करने की वजह से, एरिथ्रोमाइसिन सर, ठीक है। अब अगर जो है वो मैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की बात करूं कि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, क्लाइनफेल्टर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, टर्नर सिंड्रोम क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी है, तो कौन सी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के साथ में ज्यादा देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस? तब आपका जवाब होगा टर्नर सिंड्रोम सर। किसके साथ में? टर्नर सिंड्रोम के साथ में। इवन रिसर्च डाटाज की मैं बात करूं तो ये कहूं कि कौन से ब्लड ग्रुप के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है पाइलोरिक स्टेनोसिस, या पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस जो है वो ज्यादा कौन से ब्लड ग्रुप में देखने को मिलते हैं? कोई पैथोफिजियोलॉजिकल कारण नहीं है, लेकिन रिसर्च डाटा कि ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ जो है वो ओ वाले पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा? आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस सर। दोनों पॉइंट नोट करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के रिगार्डिंग सर। पाइलोरिक स्टेनोसिस is associated with टर्नर सिंड्रोम। अब सर टर्नर सिंड्रोम जो है वो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। 45X0 सर, फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम की कमी होना क्या कहलाता है? आपका टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम के और अदर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होना, वॉइस जो है वो वॉइस का मेल की तरह होना, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट नहीं होना। ये सब किसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं? आपके टर्नर सिंड्रोम सर। मतलब महिला के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होना, कौन सा डिसऑर्डर? आपका टर्नर सिंड्रोम। तो ज्यादा देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम के साथ में कौन सा डिसऑर्डर? आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस सर। और एक पॉइंट अपने को यह भी याद रखना है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस मेनली सीन इन ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। इन दो ब्लड ग्रुप के साथ ज्यादा देखने को मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस सर। अब मेरे पास में डेफिनेशन और मेरा पूरा पाइलोरिक स्टेनोसिस का इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार हो गया है। क्या होता है ये बीमारी पाइलोरिक स्टेनोसिस? वन बाय वन जो है वो एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे सारे साथी कि सर पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है। बोले तो स्टोमक का एक पार्ट है पाइलोरस, और उसका नैरोइंग हो जाना क्या कहलाता है? आपका स्टेनोसिस कहला रहा है। ये सिंपल जो है वो सिंपल डेफिनेशन सर। तो इसके अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है आपका। तो अपने को ध्यान रखना है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर ओनली कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? सर्कुलर मसल इन्वॉल्व होता है, ओब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल मसल इन्वॉल्व नहीं होता है सर। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, और सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी होने की वजह से वो पार्ट थिक हो जाता है,
एंड उस पार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, नैरोइंग, वो नैरोइंग देखने को मिलता है। उस पार्ट के थिक होने से और नैरोइंग जो है वो नैरोइंग होने की वजह से फूड कंटेंट आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा होता है। जितना भी फीडिंग कंटेंट है वो पूरा का पूरा स्टोमक के अंदर ही रहता है आपका सर। ठीक है, डिसऑर्डर को नाम दिया अपन ने हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, क्योंकि सर्कुलर मसल की क्या हुई है यहाँ पर, हाइपरट्रोफी हुई है सर। कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, बिल्कुल कंजेनाइटल है ये डिसऑर्डर, लेकिन एक्सेसिव इरिथ्रोमाइसिन के इंटेक करने की वजह से भी देखने को मिलता है। इसलिए कुछ केसेस में कैसा डिसऑर्डर भी है आपका एक्वायर्ड सर। बोले तो कौन से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी के साथ मेनली एसोसिएटेड है, तब आपका आंसर है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम सर। कौन से ब्लड ग्रुप के साथ में ज्यादा देखने को मिलता है, तो आपका आंसर है कौन सा, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ के साथ ज्यादा देखने को मिलता है सर। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो अपना हेडिंग होगा असेसमेंट या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस सर, कि क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। लिखिएगा वर्ड असेसमेंट। असेसमेंट वर्ड का मतलब क्लिनिकल फीचर, और अपन कैसे पता लगा लें, मतलब डायग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस के रिलेटेड। तो चलिएगा एक एक क्लिनिकल फीचर्स में पहले क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद में अपन नोट डाउन करेंगे सर। समझिएगा, आप जो है वो लेक्चर क्लास जो है वो थ्योरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए थ्योरी क्लास का। नोट्स बनाने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटर्न लिख सकते हैं, बट हर पॉइंट का समझ में आना बहुत जरूरी है आपके लिए सर। चलिएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हुआ क्या सर, पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हो गई, ये लो। और जब पाइलोरिक पार्ट के सर्कुलर मसल्स की हाइपरट्रोफी हो गई, तो जो फीड कंटेंट था वो फीड कंटेंट सिर्फ कहां पड़ा हुआ है, स्टोमक के अंदर। इसका मतलब खाना जो है वो खाना आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ड्यूडेनम जो है वो ड्यूडेनम की तरफ खाना नहीं जा रहा है, क्योंकि पाइलोरिक पार्ट में क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया सर्कुलर मसल हाइपरट्रोफी होने की वजह से, और इसके स्टेनोसिस हो जाने की वजह से खाना आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहां से खाना क्या कर रहा है, बैक फ्लो कर रहा है, रीगर्जिटेट कर रहा है सर। स्टोमक में खाना रखा हुआ है, लगातार फीडिंग स्टोमक जो है वो स्टोमक में जा रही है, आगे फीड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो वापस जो है वापस बैक फ्लो होगा, रीगर्जिटेट होगा। और इसके बैक फ्लो रीगर्जिटेट होने की वजह से जो है वो अपने को रीगर्जिटेशन वोमिटिंग जो है वो वोमिटिंग मिलता है। तो पहला ही क्लिनिकल फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर पाइलोरिक स्टेनोसिस में कि क्या होता है, वोमिटिंग। कैसा वोमिटिंग होता है, तो ये वर्ड उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सर। कैसा वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल, फोर्सफुल वोमिटिंग होता है। बोले तो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर वोमिटिंग कभी भी जो है वो कपड़ों पे नहीं गिर रहा होता है सर। जो वोमिट होता है वो वोमिट कंटेंट दूर जाकर के गिरता है। इसका मतलब कौन सा वोमिटिंग है, ये प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है। स्टोमक जो प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से गुब्बारा जो है वो, गुब्बारे के अंदर आपने फीडिंग कंटेंट भर रखा है, गुब्बारे के अंदर आपने जो है पानी भर रखा है, और नीचे से आपने गुब्बारे को जो है वो जैसे स्क्वीज किया सर, तो वो गुब्बारे का पानी जो है वो दूर जाकर के गिरेगा। सेम ऐसा ही स्टोमक के अंदर जो कंटेंट्स भरा हुआ है वो आपका फोर्सफुल वोमिट जो है वो वोमिट के द्वारा बाहर आता है। इसका मतलब कौन सा वोमिटिंग देखने को मिलता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सर। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट वोमिटिंग में ही एक कंसेप्ट अपने को, क्या इस वोमिटिंग में बाइल कंटेंट होगा या बाइल कंटेंट नहीं होगा। जी हाँ, आप सही जो है वो सही सोच रहे हैं कि सर इस वोमिटिंग में बाइल कंटेंट नहीं होगा सर। लीवर जो है वो लीवर बाइल का फॉर्मेशन कर रहा है, गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर कर रहा है इस कॉमन बाइल डक्ट रास्ते से होते हुए, और बाइल को ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में एंट्री करवाया गया सर। मतलब बाइल आकर के कहां पर गिरता है, T2 पार्ट के अंदर, ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर। ये वोमिट तो स्टोमक से कंटेंट बाहर निकल रहा है, तो इस D2 पार्ट से ऊपर जितना वोमिट कंटेंट्स होता है उसमें क्या देखने को नहीं मिलता है अपने को, बाइल जो है वो बाइल एब्सेंट होता है। अब मैं वोमिटिंग को ये कह सकता हूं कि अगर बाइल होता तो बिलियस वोमिटिंग, और बाइल नहीं है, इसका मतलब कौन सी वोमिटिंग हुई है, नॉन बिलियस वोमिटिंग सर। ठीक है, अब मेरा पूरा वोमिटिंग के रिलेटेड एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो है वो कौन सा क्लिनिकल फीचर सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। तो आपका पूरा आंसर है नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, स्टोमक का कंटेंट है, आगे फीड कंटेंट जा नहीं रहा है, रीगर्जिटेट हो रहा है, फोर्स के साथ रीगर्जिटेट होगा। बाइल कंटेंट है नहीं इस वोमिटिंग के अंदर, तो कौन सा वोमिटिंग मिला, ये नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। अच्छा सर, स्टोमक के अंदर जो है वो गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या बन रहा है स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस।
और गैस्ट्रिक जूस का सबसे मेन कंटेंट आपका HCl जो है वो HCl। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है, उसका सबसे मेन कारण ही ये है कि क्यों होता है एसिडिक नेचर का वो, क्योंकि उसके अंदर जो है वो क्या देखने को मिलता है आपका HCl सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है सर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि सर स्टोमक से जब गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर जाएगा, लगातार HCl जो है वो HCl बाहर जाएगा एसिडिक नेचर का, और एसिडिक नेचर एसिडिक कंटेंट जो है वो एसिडिक कंटेंट अगर यहां से बाहर निकलेगा तो पीछे बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा कौन सा आपका एल्केलाइन कंटेंट सर। मतलब एसिड तो बाहर हो गया बॉडी से और बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट रहा, एल्केलाइन देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कारण सुनिएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों देखने को मिला पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, क्योंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस में लगातार वोमिटिंग हो रहा होता है, उस वोमिटिंग के दौरान एसिडिक कंटेंट बाहर निकल जाता है और एसिडिक कंटेंट के बाहर निकलने से बॉडी में क्या बढ़ जाता है, एल्कलाइन कंटेंट बढ़ जाता है। एसिडिक कंटेंट जो है वो कंटेंट बाहर निकला और मेन एसिडिक कंटेंट्स के अंदर कौन सा आपका HCl जो है वो HCl सर। तो पहला क्लिनिकल फीचर तो ये था मेरे पास में। दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या आया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सर। ठीक है, तीसरा सुनिए, लगातार वोमिटिंग हो रहा है, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, स्टोमक का कंटेंट बाहर निकल रहा है। इसका मतलब बॉडी के अंदर जो है जब वोमिट हो रहा है तो बॉडी में किसकी कमी मिलेगी, फ्लूइड की कमी मिलेगी, फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी, और बॉडी में जब फ्लूइड कम होगा इसका मतलब किस में जाने के चांसेस है बच्चे के, बहुत क्लियर ये लो। तीसरा क्लिनिकल फीचर आ गया कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिल रहा है डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग के दौरान फ्लूइड बाहर जा रहा है बॉडी से, इसलिए बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है सर। अच्छा, बॉडी से जो है वो फ्लूइड बाहर हो रहा है, लगातार वोमिट कंटेंट से बॉडी का फ्लूइड जो है वो फ्लूइड बाहर हो रहा है, तो इसके दौरान जो है वो यूरिन जो है वो यूरिन आपका एक तो यूरिन आउटपुट कम होगा और दूसरा यूरिन के अंदर अब पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होंगे सर, मतलब कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, गाढ़ा यूरिन देखने को मिलेगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया यूरिन आउटपुट, डिहाइड्रेशन की वजह से सर, डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट। और इसके साथ में वो क्या देखने को मिलेगा आपको, कंसंट्रेटेड यूरिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इतने जो है वो इतने क्लिनिकल फीचर्स को पहले अपन नोट डाउन करेंगे, फिर इसके अलावा जो है वो और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं ये भी अपने को मेंशन करना है सर। ठीक है, चलिए सारे क्लिनिकल फीचर्स अभी तक के जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए कि सर कौन सा क्लिनिकल फीचर आने के पीछे क्या कारण है, और मैं अभी नोट डाउन करवाता हुआ भी क्लियर कर रहा हूँ। पहला क्लिनिकल फीचर लिखिएगा, या मैं ये कह दूं मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए ये सर, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सर। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्यों देखने को मिल रहा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ड्यू टू रिमूव आउट एसिडिक कंटेंट। नेक्स्ट आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, is urine output, concentrated urine, या और भी अच्छा लिख सकते हो आप इसको, इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन,
यूरिन कंसंट्रेटेड देखने को मिलेगा, गाढ़ा देखने को मिलेगा, मतलब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सर। चलिए इसके अलावा और क्या क्या क्लिनिकल फीचर जो है वो अपने को देखने को मिल रहे होते हैं सर। एक जो है वो एक क्लिनिकल फीचर्स जो यहाँ और भी इंपॉर्टेंट होने वाला आपका, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर पाइलोरिक पार्ट जो है वो पार्ट की सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हुई है सर। और पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी होने की वजह से अगर मैं इस एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमेन पार्ट को, मेन रीजन एपिगैस्ट्रियम रीजन सर, अम्लाइकस से जस्ट अबव वाला रीजन जहां पाइलोरिक पार्ट है, अगर उसको पाल्पेट जो है वो पाल्पेट करूंगा, टच करूंगा, फील करूंगा, तो मेरे को एक हार्ड मास जो है वो मास फील होगा सर। और वो मास जो है वो कैसी शेप का मास फील होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई क्लिनिकल फीचर है तो फिर ये आपका सर कि ओलिव शेप का मास फील होगा सर। कैसा मास फील होगा अपना, ओलिव शेप जो है वो ओलिव शेप मास सर, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है वो और जो है वो और क्या देखने को मिलेगा अपने को सर, फीडिंग कंटेंट जो है वो स्टोमक के अंदर रह रहा है, तो फीडिंग कंटेंट स्टोमक से आगे नहीं जा रहा है। स्टोमक से आगे जब फीडिंग कंटेंट जो है वो नहीं जा रहा है तो लगातार ये फीडिंग जो है वो स्टोमक में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से जब माँ फीड करवा रही होगी बच्चे को, दूध पिला रही होगी और माँ जो है वो बच्चे का स्टोमक देख रही है, तो स्टोमक पार्ट के ऊपर लेफ्ट साइड से लेकर के और राइट साइड में विजिबल जो है वो विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सर, ठीक है। इधर इस तरीके से स्टोमक जो है वो स्टोमक में इस तरीके से जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट आपको सर, ये फीडिंग कंटेंट जो है वो फीडिंग कंटेंट का मूवमेंट जो है वो दिखाई देगा अपने को लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड, राइट साइड जो है वो राइट साइड सर। ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही अपन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को देख पा रहे हैं सर, ठीक है, इसलिए कि एब्डोमिनल डिस्टेंडेड हो गया है और एब्डोमेन डिस्टेंशन होने की वजह से ये जो स्किन के ऊपर जो है वो बाहर से ही कुछ लेफ्ट टू राइट जो है वो पेरिस्टाल्टिड की तरह दिखाई देता है सर, ठीक है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट आपका सर, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट में ओलिव शेप मास सर, और तीसरा अपना कौन सा, विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सर। एक और क्लिनिकल फीचर यहां पर समझिएगा, और फीडिंग कंटेंट्स आगे ड्यूडेनम जो है वो ड्यूडेनम में नहीं जा रहा है, और ड्यूडेनम में इसलिए नहीं जा रहा है कि पाइलोरिक पार्ट की क्या हो गई है, स्टेनोसिस हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई है यहाँ की मसल। जब आगे नहीं जाएगा तो खाने का सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन सर, फूड कंटेंट का डाइजेशन एंड फूड कंटेंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट के अंदर होता है, ड्यूडेनम जो है वो ड्यूडेनम के अंदर। और जब खाना आगे ड्यूडेनम के अंदर नहीं जाएगा तो खाने का प्रॉपर क्या नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा खाने का, इसका मतलब ब्लड जो है वो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएंगे। बच्चे ने फीड किया उसको कार्बोहाइड्रेट मिला ही नहीं, उसने फीड किया उसको प्रोटीन मिला ही नहीं, फीड किया उसने उसको जो है वो फैट मिला ही नहीं, तो उसका ब्रेन जो है वो ब्रेन उसका सर्कुलेटरी तो लगातार जो है वो ब्रेन को ये मैसेज दे रहा है कि खाना लाओ, बॉडी के अंदर जो है वो खिलाया जाए, फीड करवाया जाए सर, ताकि बॉडी की सेल की जो है वो डिमांड फुलफिल हो सके, सेल को खाना मिल सके सर। लगातार भूख की डिमांड करता रहेगा ये बच्चा, कांस्टेंट हंगर डिमांड करता है। कारण बहुत क्लियर है, कांस्टेंट हंगर डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि फीडिंग कंटेंट आगे ड्यूडेनम की तरफ नहीं आ पाता है, और जब तक ड्यूडेनम की तरफ नहीं आ पाएगा तब तक उस फीडिंग कंटेंट का, उस खाने का क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। खाने का सबसे ज्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, जिसका पहला पार्ट ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट जो है वो आपका जेजुनम जो है वो जेजुनम, और थर्ड पार्ट आपका इलियम सर। बहुत क्लियर है मेरा स्टेटमेंट्स, याद रखिएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम फूड आर डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इनटू द जेजुनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सर, ठीक है। या पूरी जीआईटी में भी पूछ लिया जाए तो कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम के अंदर। लेकिन वहां तक पहुंचा ही नहीं खाना, और जब नहीं पहुंचेगा तो खाने का क्या नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चे को लगातार भूख की डिमांड रहेगी सर, ठीक है। सेल लगातार डिमांड कर रही है, बॉडी लगातार डिमांड कर रही है। तीन क्लिनिकल फीचर, ओलिव शेप मास पाल्पेट करने पे, एब्डोमेन डिस्टेंशन होने की वजह से विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और लगातार बच्चे के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होने की वजह से हंगर डिमांड जो है वो हंगर डिमांड सर। आप नोट करिएगा।
कि सर क्या क्या जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा में क्लिनिकल फीचर्स में लिखिए ओलिव शेप मास, ओलिव शेप मास, और ये भी आपका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स में से एक है। ये क्लिनिकल फीचर आपका कौन से रीजन पे मिलेगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एट एपिगैस्ट्रियम रीजन, जस्ट अबाउ द अम्बिलिकस। चलिए नेक्स्ट, विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन सी साइड से कौन सी साइड होंगे? एट लेफ्ट टू राइट साइड। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर चार ऑप्शन में घुमा सकता है, राइट टू लेफ्ट साइड, राइट टू राइट साइड, लेफ्ट टू लेफ्ट साइड, या लेफ्ट टू राइट साइड। अपने को ध्यान रखना है विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेफ्ट साइड से कौन सा, राइट साइड देखने को मिलेगा। ये भी आपका जो है वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स में से एक है। एक्स कांस्टेंट हंगर डिमांड। कांस्टेंट हंगर डिमांड क्यों कर रहा है हंगर डिमांड, ये भी लिखिए। ड्यू टू नोट एब्जॉर्प्शन ऑफ फीडिंग कंटेंट। फीडिंग कंटेंट में एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होने की वजह से क्या होगा, बच्चा लगातार भूख की डिमांड करेगा सर। ठीक है, मैं पूरे क्लिनिकल फीचर्स में से अगर फोकस करना चाहूंगा तो मेरे पास 3 क्लिनिकल फीचर है, जिसमें सबसे पहला नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, सेकंड नंबर के ऊपर ओलिव शेप मास एपिगैस्ट्रियम रीजन के ऊपर फील होना मेरे को पाल्पेशन के दौरान, और तीसरा इंस्पेक्शंस के दौरान जो है वो आपका विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट लेफ्ट टू राइट साइड का दिखाई देना। ये 3 जहां पर मैंने जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क मोस्ट कॉमन जो है वो सिंबल लगाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। सर रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा कौन से क्लिनिकल फीचर्स के पीछे क्या कारण है आपका। ठीक है, और सिर्फ मेरा कारण भी यही है आपको, ठीक है, पढ़ाना नहीं है, फिर कह रहा हूं, नहीं क्या है, सिखाने जो है वो सिखाने के लिए प्रेजेंट होता हूं आप लोग के सामने। आप अपना हर एक जो है वो पॉइंट और हर एक कंसेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा, सिर्फ सीखिएगा, पढ़िएगा और रटिएगा नहीं भैया, सीखने की कोशिश करिएगा। जिस दिन सीखना आ गया उस दिन जो है वो उस दिन कुछ भी टफ नहीं है आपके लिए सर। नहीं क्या है, सुनिएगा पहला क्लिनिकल फीचर नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। स्टोमक से फोर्स के द्वारा वोमिट बाहर निकलती है तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। बाइल नहीं होता है वोमिटिंग में तो कौन सा वोमिटिंग कह दिया, नॉन बिलियस। बाइल क्यों नहीं है, स्टोमक कंटेंट जो है वो कंटेंट्स में बाइल नहीं होता है सर। बाइल ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट के बाद में जितना वोमिट कंटेंट होगा उसमें बाइल होगा, इसलिए यहां कौन सी वोमिटिंग है, नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सर। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वोमिट हो रहा है, वोमिट के दौरान HCl एसिडिक कंटेंट बाहर निकल जाता है तो क्या देखने को मिलता है मेरे को, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस सर। वोमिट हो रहा है तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। जब बॉडी में फ्लूइड जो है वो वोमिट से लॉस हो गया तो यूरिन के द्वारा फ्लूइड कम आएगा, मतलब यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लूइड कम आ रहा है यूरिन के अंदर तो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, और गाढ़ा यूरिन होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, यूरिन की बढ़ेगी। पाल्पेट करने के ऊपर कैसा मास फील होगा, ओलिव शेप जो है वो ओलिव शेप मास फील होगा। बिल्कुल मैं भी इमेज क्लियर कर दूंगा इसकी ओलिव शेप मास की, आपको कौन से रीजन पे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिगैस्ट्रियम रीजन के ऊपर जस्ट अबाउ द अम्बिलिकस जो है वो आपको ओलिव शेप मास फील होगा।
विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाई देंगे लेफ्ट साइड से, कौन सी साइड में, आपके राइट साइड के अंदर। और फूड कंटेंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फीडिंग कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो बच्चा लगातार जो है वो किसकी डिमांड करेगा, हंगर डिमांड करेगा, भूख जो है वो भूख की डिमांड करता रहेगा सर, ठीक है। अब यहां पर जो है वो 3 इंपॉर्टेंट में से एक जो है वो एक इमेज जरूर आप लोग का जो है वो देखिएगा कि सर क्या होता है आपका ओलिव शेप मास जो है वो ओलिव शेप मास। हाँ, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलता है ये मास अपने को ओलिव शेप जो है वो ओलिव शेप मास। ओलिव मतलब होता है जैतून जो है वो जैतून सर। चलिए इस इमेज जो है वो इमेज के अंदर ये मास आपको थोड़ा सा आप लोग जो है वो इमेज के ऊपर फोकस जो है वो फोकस करेंगे तो यहां पर ये देखिएगा अम्बिलिकस से जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है सर, ये जो मास आपको जो है वो यहां दिखाई दे रहा है, इस मास जो है वो मास को कहा जाता है कौन सा, ओलिव शेप जो है ओलिव शेप मास। हालांकि सीवियरिटी ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में ऐसा इंस्पेक्शन से दिखाई दे जाए, बाकी इंस्पेक्शन से दिखाई नहीं देता है। जब अपन टच करते हैं पाल्पेट जो है वो पाल्पेट करेंगे, थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे इस पार्ट को, तो एब्डोमेन पाल्पेशन के दौरान अपने को ऐसा लगेगा कि कैसा मास बना हुआ है, यहाँ पर ओलिव शेप मास बना हुआ है। मास का रीजन यही होता है कि पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक पार्ट में हाइपरट्रोफी हो जाती है, इसकी वजह से ये मास देखने को मिलता है सर। चलिएगा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट असेसमेंट में क्लिनिकल फीचर्स के आगे अपना डायग्नोसिस, इस बीमारी को पता लगाने के लिए अपन कौन सा जो है वो डायग्नोसिस करें। सबसे पहला डायग्नोसिस तो यही आपके पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान अपने को एक तो ये पता लगेगा कि बच्चे के अंदर विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक ओलिव शेप मास पता लग जाएगा। जब अपन जो है वो बच्चे का हिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिकली एग्जामिन कर रहे हैं, वोमिट जो है वो वोमिट का पैटर्न पता लग जाएगा कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स हो रही है। हंगर डिमांड जो है वो हंगर डिमांड सर, जितने क्लिनिकल फीचर्स हैं वो अपन जो है वो किसके दौरान पता कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान सर। और क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं अपन, बेरियम एक्सरे, यहाँ डाई जो है वो डाई दी जाए, बेरियम डाई, और फिर जो है वो स्टोमक पाइलोरिक पार्ट का एक्सरे जो है वो एक्सरे किया जाए, तो इसको क्या कहते हैं अपन, बेरियम एक्सरे करना सर। देन इसके अलावा एब्डोमिनल यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी इस बीमारी को पता करने के लिए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। अगर एग्जामिनर ये कह दे कि कौन से टेस्ट के द्वारा पाइलोरिक स्टेनोसिस को आप कंफर्म कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा कौन से टेस्ट के द्वारा, एब्डोमिनल यूएसजी के द्वारा सर। अब एब्डोमिनल यूएसजी के अंदर क्या फाइंडिंग अपने को मिले कि अपन ये कह दें कि बच्चा पाइलोरिक स्टेनोसिस से सफर कर रहा है। पहला जो है वो पहला तो आपका नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी, नॉन कॉन्ट्रास्ट सर। चलिए कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट वर्ड भी क्लियर करिए। मैंने एक एब्डोमिनल यूएसजी के दौरान जो है वो डाई दिया, पिगमेंटेड किया कैनाल्स को, और फिर यूएसजी किया, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट देने के बाद यूएसजी किया, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी सर। कोई डाई वगैरह यूज में नहीं लिया मैंने, डायरेक्ट यूएसजी किया, इसका मतलब नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी। सेम ऐसे ही कि कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, अगर आप डाई देकर के सीटी स्कैन कर दो तो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, और आप विदाउट डाई के जो है वो सीटी स्कैन कर रहे हो, इसका मतलब आपका नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। बेरियम एक्सरे, इसका मतलब रेडियो ओपेक कंटेंट है बेरियम, ठीक है, जो रेडियो लाइट गिरने के ऊपर से आपको क्लियर विजिबिलिटी दिखा देता है, वो बेरियम एक्सरे आपका सर। तो आप बेरियम देकर के एक्सरे करवा रहे हो, मतलब बेरियम एक्सरे जो है वो बेरियम एक्सरे आपका सर, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्सरे करवाओ, मतलब आपने कोई कॉन्ट्रास्ट यूज में नहीं लिया और डायरेक्ट जो है वो एक्सरे करवाया सर, ठीक है। चलेगा नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगा अपने को, जी हाँ, पाइलोरिक थिकनेस मोर देन 4 सेंटीमीटर वन वॉल, एक साइड की जो दीवार है उसकी थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा मिलेगी सर। क्या है सर ये एक साइड की दीवार का थिकनेस आपका, ये वाला थिकनेस सर। जब पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ तो ये वन साइड जो है वो वन साइड वॉल, इसकी मोटाई जो है वो आपको नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी में
4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है वो ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये थिक हो गया ये पार्ट, ये हाइपरट्रोफिड हो गया ये पार्ट, अगर एक दीवार की मोटाई अपने को 4 सेंटीमीटर से भी ज्यादा जो है वो ज्यादा मिल रही है। तो सर ठीक है सर, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के अंदर क्या पता लगे अपने को, अपन डाई दे और डाई दे करके जो है वो फिर यूएसजी करवाएं। हालांकि दोनों ही कंफर्मेटिव है, एब्डोमिनल यूएसजी में नॉन कॉन्ट्रास्ट भी कंफर्मेटिव फाइंडिंग है और कॉन्ट्रास्ट भी कंफर्मेटिव। सर ज्यादा बेटर फाइंडिंग है आपका कौन सा यूएसजी करवाना, कॉन्ट्रास्ट फाइंडिंग्स देखना, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी करवाना। सर कॉन्ट्रास्ट यूएसजी में क्या देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो मिलेगा अपने को मशरूम साइन। सर मशरूम शेप जो है वो मशरूम शेप का वो आपका पाइलोरिक थिकनेस जो है वो थिकनेस दिखाई देता है, तो उसको कौन सा साइन कहते हैं अपन, मशरूम साइन। सर और दूसरा मिलेगा अपने को कैटरपिलर साइन। कैटरपिलर साइन सर क्या होता है, अब ये दोनों ही साइन ये अपने को क्लियर करना है। जब भी एक पेशेंट के अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले बच्चे के अंदर मैंने कॉन्ट्रास्ट देकर के यूएसजी करवाए, तो पाइलोरिक जो थिकेंड पार्ट है वो थिकेंड पार्ट मेरे को कैसे लगेगा, मशरूम शेप का दिखाई देगा। इसका मतलब मैंने कौन सा साइन नाम दे दिया, मशरूम साइन। दूसरा मैंने कहा विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपका कैटरपिलर। सर कैटरपिलर के इंसेक्ट है, कीड़े का नाम है कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर। उस कैटरपिलर की शेप का जो है वो एब्डोमेन के अंदर जो है वो आपको फीडिंग कंटेंट्स दिखाई दे रहा होता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा होता है, तो उसको कहते हैं अपन कौन सा साइन आना, कैटरपिलर साइन आना। मैंने एक पॉइंट आपको ओलिव शेप मास क्लियर कर दिया था, दोनों क्लियर कर रहा हूं, मशरूम साइन और कैटरपिलर साइन क्या होता है। जी हाँ देखिएगा दोनों। ये लीजिएगा, जब भी कॉन्ट्रास्ट यूएसजी करवाई जाएगी तो उस कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के अंदर जो है वो इस तरीके का साइन जो है वो अपने को दिखाई देता है, जिसको अपन कहते हैं मशरूम साइन। सर ये वाला साइन जो आपको दिखाई दे रहा है इसी शेप का होता है मशरूम, बस इसी शेप का ये साइन। ये स्टोमक जो है वो स्टोमक पार्ट है, ऊपर वाला फंडस पार्ट है जहां एयर भरा हुआ होता है, वहां कॉन्ट्रास्ट जो है वो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो वो वाला पार्ट ब्लैक दिखाई दे रहा है। बाकी बॉडी वाले इस पूरे पार्ट के अंदर कॉन्ट्रास्ट है। और पाइलोरिक जो है वो पाइलोरिक वाला ये पार्ट सर, ये थिकेंड जो है वो थिकेंड हो गया, हाइपरट्रोफिड हो गया ये वाला पार्ट सर। तो ये जो शेप अपने को दिखाई दे रहा है ये कैसी शेप दिखाई दे रही है अपने को, मशरूम शेप की सर, ठीक है। मतलब पाइलोरिक वाला ये पार्ट कैसी शेप का दिखाई देगा, मशरूम शेप का। कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के दौरान इसी साइन को कहा है मैंने कौन सा साइन आना, मशरूम साइन जो है वो मशरूम साइन आना सर, ठीक है। चलिए दूसरा जो है वो दूसरा भी क्लियर कर लीजिएगा। सर कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर साइन क्या है आपका, कैटरपिलर साइन। ट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखते हैं अपन कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर साइन कौन कीजिए। इमेज के साथ में यहाँ जो है वो इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। इस इंसेक्ट जो है वो इंसेक्ट का नाम है कैटरपिलर सर, इस कीड़े को कहा जाता है कैटरपिलर आपका सर, ठीक है। और इस कीड़े की तरह इस इंसेक्ट की तरह ये एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन का कॉन्ट्रास्ट यूएसजी है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट सर, इसको कहा है मैंने कौन सा, कैटरपिलर जो है वो कैटरपिलर साइन सर, ठीक है। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन जो है वो सर्जन को, ठीक है, या एक पीडियाट्रिक्स जर्नल गैस्ट्रिक सर्जन को जब पाइलोरिक स्टेनोसिस बीमारी के बारे में पता करना होता है तो वो उस बीमारी के लिए फिजिकली एग्जामिनेशंस करेगा। इसका मतलब पाल्पेट करके देखेगा ओलिव शेप मास को,
हिस्ट्री लेगा घर वालों से कि बच्चे को फीड करवाया, फीड करवाने के बाद में जो है जो कंटेंट वोमिट कर रहा है वो ग्रीनिश कलर का, मतलब बाइल उइल उसके अंदर आ रहा है, या जैसा दूध पिला रहे हो वैसा ही बच्चा बाहर निकाल दे रहा है, तो घर वालों का ये कंप्लेंट होगा जैसा पिलाया जा रहा है वैसा ही बाहर निकाल रहा है, ये कोई बाइल वगैरह नहीं आ रहा है वोमिट के अंदर सर। विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो मूवमेंट्स दिखाई देंगे उसको। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से या क्लिनिकल फीचर से या घर वालों की कंप्लेंट से वो सर्जन ये सस्पेक्ट हो गया है कि बीमारी जो है वो बीमारी क्या हो सकती है, इसको आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसने अगले डायग्नोसिस के लिए जो है वो रेफर कर दिया है कि यूएसजी करवाओ बच्चे की। नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी करवाया गया, वॉल की थिकनेस देख करके उसको समझ में आ गया कि बीमारी कौन सी है, पाइलोरिक स्टेनोसिस। अगर कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के ऊपर गया तो दो साइन जो है वो उसको दिखाई देंगे यूएसजी में, एक तो कैटरपिलर साइन और एक जस्ट अपन ने अपनी बात की कौन सा, मशरूम साइन। इन दोनों फाइंडिंग को देख करके या कॉन्ट्रास्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी को देख करके सर्जन कंफर्म हो जाता है कि बीमारी पाइलोरिक स्टेनोसिस है। पाइलोरस के इस पार्ट की सर्कुलर मसल क्या कर रखी है, हाइपरट्रोफाइड कर रखी है सर, ठीक है। तो चलिएगा आपका जो है वो यहाँ पर डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि सर कौन कौन से डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, बेरियम एक्सरे, एब्डोमिनल यूएसजी इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। अगर एब्डोमिनल यूएसजी में नॉन कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तो मोर देन 4 सेंटीमीटर वॉल का थिकनेस, और अगर कॉन्ट्रास्ट यूएसजी कर रहे हो तो मशरूम साइन एंड कौन सा आपका कैटरपिलर साइन देखने को मिलेगा सर। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट आपका इंटरवेंशन या मैनेजमेंट सर। इस डिसऑर्डर का क्या मैनेजमेंट करें सर। यहाँ आप सभी साथियों का जो है वो अब यही आवाज आ रहा है कि सर इस जो है वो इस डिसऑर्डर के अंदर जो है वो आपका क्या कर दिया जाए, सर्जरी जो है वो सर्जरी कर दिया जाए सर, ठीक है। बट सर्जरी से पहले भी आपका ट्रीटमेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट से कौन सा इंटरवेंशन है, लिखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपका सर, बिफोर सर्जरी, मेंटेन हाइड्रेशन लेवल, ऑफ न्यूबॉर्न। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। सर्जरी से पहले जो है वो इवन किसी भी केस में सर्जरी से पहले, नॉट इवन पाइलोरिक स्टेनोसिस, बस यहां मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि यहां वोमिटिंग था, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा इंबैलेंस हुआ है, इसलिए यहां पर आप जो है वो किसको मॉनिटर करोगे, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन जो है वो मेंटेन करोगे। इंपॉर्टेंट है, अगर हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं किया और सर्जरी प्लान कर दिया आपने, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं है बच्चे का, ब्लड केमिस्ट्री डिस्टर्ब होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट जो है वो काउंट डिस्टर्ब होगा, बहुत ज्यादा सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो हर सर्जरी में पहले हाइड्रेशन लेवल ही मेंटेन किया जाता है। इस सर्जरी में फोकस इसलिए करना है कि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाए सर। मेडिकल मैनेजमेंट लिखिएगा पहले सर। ऐसा कौन सा दवा जो कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए जो है वो अपन यूज में ले सकते हैं, तो उसके अंदर लिखिए एट्रोपिन। जी हाँ, एट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन का डोज पहले तो कितना देते हैं, 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट। मेडिकल जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट के दौरान एट्रोपिन अपन यूज में लेते हैं, और एट्रोपिन जो है वो एट्रोपिन के अंदर कितना डोज देते हैं अपन, 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट सर, ठीक है सर। ये जो एट्रोपिन दिया जाता है, इस एट्रोपिन का जो है वो बेनिफिट्स क्या है सर, एट्रोपिन क्या जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है वहां पर देखिए। अपन ने कहा कि पाइलोरिक्स जो है वो पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल की हाइपरट्रोफी हो गई है, और पाइलोरिक पार्ट की सर्कुलर मसल हाइपरट्रोफी होने की वजह से मतलब ये वाला पार्ट, अब इस स्टेनोसिस को, इस स्पाज्म को रिलीव करवाने के लिए इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कौन सा आपका, एट्रोपिन। पाइलोरिक स्पाज्म को रिलीव करने के लिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस को रिड्यूस करने के लिए जो है वो रोल प्ले करता है, वहां की मसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो जो मसल्स थिक एंड हाइपरट्रोफाइड हो गई है वो मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो गई, तो वो स्पाज्म रिलीव हो जाता है सर, ठीक है। लिखो टू रिड्यूस द रिलीव पाइलोरिक स्पाज्म, या फिर
पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्पाज्म या पाइलोरिक स्टेनोसिस को जो है वो रिलीव करने के लिए जो है वो आपका बेनिफिशियल है एट्रोपिन मेडिसिन। देन इसके अलावा नेक्स्ट आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब तो कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव नहीं है तो फिर सर्जरी की जाएगी। सर्जरी के अंदर क्या कर सकते हैं, तो पहला एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन। सर क्या हो एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पार्ट की मैंने सर्जरी करना है, ये पार्ट स्टेनोसिस हो गया है, मैंने एक एंडोस्कोप जो है वो एंडोस्कोप इंसर्ट किया इसोफेगस स्टोमक के थ्रू, और इस एंडोस्कोप के इस वाले पार्ट के ऊपर ये बैलून बंधा हुआ है, और इस बैलून जो है वो बैलून को यहां पर लाके क्या कर दिया मैंने, डायलेट जो है वो डायलेट कर दिया था। तो इस प्रोसीजर को कहा जाएगा कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करना, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन करना सर, ठीक है। दूसरा, अगर एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन से भी रिलीव जो है वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या किया जाए, सेकंड जो है वो सेकंड आपका पाइलेरोमायोटोमी। क्या होता है पाइलेरोमायोटोमी, पाइलोरस पार्ट की, मायो मतलब मसल्स को, और टॉमी मतलब ओपनिंग करना सर। पाइलोरिक पार्ट की जो मसल्स है उनको क्या कर दिया जाए, उनकी ओपनिंग, इंसीजनल ओपनिंग जो है वो ओपनिंग सर, ठीक है। पाइलेरोमायोटोमी में सिर्फ ये किया जाता है कि जो स्टेनोसिस पार्ट हो गया, जो पाइलोरिक पार्ट है उसको इंसीजन लगा करके वहां की मसल जो है वो मसल में क्या कर दी जाए, स्पेस बना दिया जाए, ओपनिंग कर दी जाए। अब ये प्रोसीजर दोनों तरीके से किया जाता है, दोनों तरीके से बोले तो ये प्रोसीजर जो है वो लेप्रोस्कोपिक भी किया जाता है, मतलब एब्डोमेन के ऊपर कोई इंसीजन कोई कट नहीं लगा हुआ है, दूरबीन के द्वारा जो है वो दूरबीन के द्वारा ये सर्जरी की जाती है, बगैर कोई इंसीजन कट एब्डोमेन के ऊपर आपका डायरेक्ट पाइलोरिक पार्ट की मसल को ओपन कर देना सर, ठीक है। दूसरा, एब्डोमिनल इंसीजन लगा करके, एब्डोमेन के ऊपर कट लगा करके पाइलोरिक पार्ट जो है वो पाइलोरिक पार्ट के नीचे मसल को जो है वो ओपन कर दिया जाए। तो दोनों तरीके से किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक और एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमिनल इंसीजन किया क्या जाता है, पाइलोरिक पार्ट की मसल्स के अंदर क्या कर दी जाती है, ओपनिंग कर दी जाती है। पहले नोट करेंगे फिर मैं दोनों जो है वो दोनों के इमेज से क्लियर कर दूंगा, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन क्या है और पाइलेरोमायोटोमी क्या है सर। तो नोट करो पहले, पाइलेरोमायोटोमी के अंदर इंसीजनल ओपनिंग ऑफ पाइलोरिक सर्कुलर मसल्स। पाइलोरिक की सर्कुलर मसल ही हाइपरट्रोफी है, तो पाइलोरस सर्कुलर मसल सर, ठीक है। लिखो, दी सर्जरी परफॉर्म टू वे। कौन कौन से टू वे के द्वारा, पहला लेप्रोस्कोपिक भी, मॉडर्न टेक्निक है बिल्कुल, लेप्रोस्कोपिक करना इसको, और एब्डोमिनल इंसीजन। दोनों तरीके से सर्जरी किया जाता है, लेप्रोस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा लेप्रोस्कोपिक वे में भी, और एब्डोमिनल्स क्या लगाकर, इंसीजन जो है वो इंसीजन लगा करके सर, ठीक है। नोट करिएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी के दौरान जो है वो अपन क्या क्या कर रहे हैं, जी हाँ, सर्जरी के दौरान पहला सर्जरी एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन करेंगे, अगर यहां से इंटरवेंट नहीं हुआ है केस तो पाइलेरोमायोटोमी करेंगे, पाइलोरस पार्ट की जो मसल है मतलब स्पेसिफिक सर्कुलर मसल में इंसीजन लगा करके क्या कर दिया जाएगा, ओपनिंग कर दी जाएगी सर। इंसीजनल ओपनिंग ऑफ द पाइलोरिक सर्कुलर मसल दो वे में किया जाता है इस सर्जरी को, या तो लेप्रोस्कोपिक या फिर एब्डोमिनल इंसीजन जो है वो इंसीजन सर, ठीक है। मैं दोनों जो है वो दोनों के इमेज से क्लियर कर देता हूं आपको। पहला एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन आपका, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन,
हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, इस इमेज जो है वो इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन सर्जरी जो है वो सर्जरी की पहला, ये स्टोमक जो है वो स्टोमक का ये वाला पार्ट है पाइलोरस पार्ट सर। ये थिक जो है वो थिक एंड हो रखा है, ये कैनाल जो है वो कैनाल बिल्कुल स्टेनोसिस हो रखा है इस कैनाल में। ये जो डाला गया है ये एंडोस्कोप है, यहाँ पर ये जो है वो ये बैलून है इसके सर। एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन में क्या किया मैंने, एंडोस्कोप जो है वो एंडोस्कोप इंसर्ट किया और एंडोस्कोप इंसर्ट करके पाइलोरिस के जो स्टेनोसिस पार्ट था, जो नैरोइंग पार्ट था, वहां पर बैलून को ला करके क्या कर दिया मैंने, डायलेट जो है वो डायलेट कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, वहां फैला दिया सर। ठीक है, तो यहां पर इस डायलेशन करने की वजह से वापस से बैलून जो है वो बैलून को डिफ्लेट किया जाएगा, एंडोस्कोप को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो है वो एंडोस्कोप जो है वो एंडोस्कोप डालकर इस पार्ट को डायलेट करने से अगर ये पार्ट डायलेट रह जाता है या ये ऐसे कैसे पेटेंट रह गया, इसका मतलब ये रास्ता पहले सकड़ा था, बंद था, अपन ने इस रास्ते को ओपन कर दिया। इस सिंपल प्रोसीजर, सिंपल सर्जरी को नाम दिया जाता है एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन आपका सर। ठीक है, पाइलेरोमाइटोमी क्या होता है देखिएगा, जी हाँ, पाइलेरो जो है वो पाइलेरोमाइटोमी देखो, इससे क्लियर करेंगे अपन। यहाँ पर ये स्टोमक जो है वो स्टोमक का पाइलोरस पार्ट, यहाँ पर आपका स्टेनोसिस हो रखा है। ये जो इंसिजन है, ये जो इंसिजन लगाया गया है, ये इंसिजन सर्कुलर मसल्स इंसिजन है और पाइलोरिक पार्ट की मसल्स में इंसिजन लगाना प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा आपका, पाइलेरोमायोटोमी सर। ठीक है, इंसिजन लगाने से इस एरिया को ये स्पेस मिल गया सर। अब ये कैनाल जो है वो कैनाल ये चौड़ा हो गया बिल्कुल सर। पहले स्टेनोसिस था, सकड़ा सा था, हाइपरट्रोफी होने की वजह से सिकुड़ गया था। ठीक है, ग्रोथ होने की वजह से जो है वो सिकुड़ गया था, स्टेनोसिस था। अब वो पार्ट इंसिजन लगाने से जगह मिल गई तो क्या हो गया आपका, ओपन। ये जो है वो ये कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट है। पाइलेरोमायोटोमी जो है वो पाइलेरोमायोटोमी क्या है, इसका कंफर्मेटिव जो है वो कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट है इस डिसऑर्डर का सर। ठीक है सर, पाइलेरोमायोटोमी जो है वो दो तरीके से, लैप्रोस्कोपिक और एब्डोमिनल इंसिजन। चलो, पाइलेरोमायोटोमी का दूसरा नाम सर, ऑल्सो नोन एज फ्रेडिएट रेमेस्टेड प्रोसीजर। सर पीडियाट्रिशियन फ्रेडरेट रेमेस्टेस, जिन्होंने ये सर्जरी सबसे पहले पाइलेरोमायोटोमी, मसल को इंसिजन लगा करके ओपनिंग करना 1911 में किया था, तो उन्हीं के नाम से जो है वो इस प्रोसीजर को जाना जाता है, फ्रेडरेट रेमेस्टेड प्रोसीजर। एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार सिंपल क्वेश्चन के दौरान कि फ्रेडरेट रेमेस्टेड प्रोसीजर कौन से डिसऑर्डर के इंटरवेंशन के रूम में किया जाता है सर। ठीक है, तब आपका आंसर जो है वो आंसर होगा पाइलोरिक स्टेनोसिस के दौरान, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में सर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात सर, आपने कहा कि सर एंडोस्कोप्स जो है वो एंडोस्कोप डायलेशन कर लिया। दूसरा आपने कहा कि जो पाइलोरिक पार्ट है उस पाइलोरिक पार्ट की मसल्स को इंसिजन लगाकर ओपन कर दिया। ये हाइपरट्रोफी हो रखा था ये पार्ट, आपने इंसिजन लगाया और इंसिजन लगा करके क्या कर दिया, इसकी ओपनिंग कर दी, मसल की ओपनिंग कर दी, तो आपको जो है ये डायमीटर मिल गया ये पार्ट और आगे फूड कंटेंट जाने लग गया। मतलब नॉर्मल जो है वो नॉर्मल पैटर्न कर दिया आपने इस रास्ते की सर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब भी जो है वो इंजरी होती है या सर्जरी के दौरान टीयरिंग किया जाए, हटाया जाए, स्किन को कट किया जाए, उस समय हमेशा जो लेयर इन्वॉल्व होता है वो होता है एपिथीलियम सर। मेरा स्किन जो है वो स्किन के ऊपर से ब्लेड चक्कू लगने से जो है वो टीयर हुआ, कट लगा, इसका मतलब मेरा एपिथीलियम डैमेज हुआ। लेकिन अब उस घाव को भरने के लिए, उस हीलिंग प्रोसेस को हील करने के लिए जो टिश्यू है वो टिश्यू है मेरा फाइब्रस सर। घाव कौन भरेगा, फाइब्रस सर। कटा कौन था, एपिथीलियम। सेम इंटरनल ऑर्गन सर, यहां पर भी घाव भरने के लिए कौन सा आपका, फाइब्रस जो है वो फाइब्रस टिश्यू सर। इस सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन सर, ओपनिंग किया था अपन ने, ओपनिंग करने के बाद में जो है वो अपना ऐसा हो सकता है
कि ये फाइब्रस टिश्यू जो है वो फाइबर टिश्यू हील हो रहा था, सर्जिकल साइट को हील कर रहा था फाइबर टिश्यू। अगर फाइब्रस टिश्यू ओवर ग्रोथ कर जाए, ज्यादा ग्रोथ कर जाए, तो ये पार्ट जो है वो वापस से क्या हो सकता है, स्टेनोसिस हो सकता है सर। मतलब सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, पाइलोरिक स्पाज्म देखने को मिलता है सर्जरी के बाद में। नर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कहीं बच्चा फीडिंग स्टार्ट करने के बाद में वापस जो है वो वापस से क्या नहीं करने लग गया है, वोमिट तो नहीं करने लग गया है। और अगर वापस से वोमिट कर रहा है, इसका मतलब इंडिकेटर है पाइलोरिक स्पाज्म का। वापस से डायग्नोसिस करवाया जाए, पता लगाया जाए कि पाइलोरिक पार्ट क्या नहीं कर गया है, स्पाज्म तो नहीं कर गया है सर, ठीक है। तो यहाँ पर इस सर्जरी का जो कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन यही आपका क्या देखने को मिल सकता है, पाइलोरिक स्पाज्म देखने को मिल सकता है सर, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका कि सर पूरे सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान नर्स जो है वो नर्स का रोल क्या रहने वाला है, और अपन जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट जो है वो आपको क्लियर कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के दौरान जो है वो नर्स का इंपॉर्टेंट रोल, एनपीओ जो है वो एनपीओ स्टेटस पे रखे। पता लग गया बच्चा लगातार वॉमिट कर रहा है, फीडिंग कंटेंट बाहर निकाल रहा है, बीमारी आइडेंटिफाई होते ही हॉस्पिटल इस कंप्लेंट के साथ एडमिट होते क्या कर दिया जाए, बच्चे को एनपीओ कर दिया जाए सर, फीडिंग नहीं करवाई जाए इस बच्चे को। दूसरा काम, एनपीओ कर दिया है तो आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट कर दे, इनटेक आउटपुट नर्स जो है वो मॉनिटर करे, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है वो डिस्टेंशन को मॉनिटर करे। एनजी ट्यूब जो है वो एनजी ट्यूब डाल दे बच्चे के, ताकि एब्डोमेन क्या नहीं हो, डिस्टेंडेड नहीं हो। ये नर्स के प्री ऑपरेटिव जो है वो इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से, एनपीओ स्टेटस मेंटेन करना, आईवी फ्लूइड जो है वो स्टार्ट करना, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को सेटल करने के लिए एनजी ट्यूब डाल देना, और सर्जरी से पहले प्रोफाइलेक्टिक के रूम में क्या दे देना, एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना, ताकि इन्फेक्शन से रोका जा सके। देन सर्जरी के बाद में आफ्टर सर्जरी जो है वो, आफ्टर सर्जरी नर्स जो है वो, नर्स का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो, रोल क्या है सर, नर्स का इंपॉर्टेंट रोल है सर्जरी जो है वो, सर्जरी के बाद में बच्चे को एनपीओ स्टेटस जो है वो, एनपीओ स्टेटस फर्दर इंस्ट्रक्शन तक रखे। डॉक्टर का जितने दिन तक इंस्ट्रक्शन है कि 12-48 घंटे तक एनपीओ रखो, तो आईवी फ्लूइड के साथ में एनपीओ रखा जाए। देन उसके बाद में फीड स्टार्ट करे, जो पहला फीड स्टार्ट किया जाए वो पहला फीड ग्लूकोज वाटर स्टार्ट किया जाए सर, क्या स्टार्ट किया जाए, ग्लूकोज वाटर। देन नर्स का इंपॉर्टेंट जो है वो, इंपॉर्टेंट रोल, कॉम्प्लिकेशन जो है वो, कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करे। अगर पाइलोरिक स्पाज्म है तो पाइलोरिक स्पाज्म के लिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करे कि इस तरीके की कंप्लेंट फीडिंग के दौरान देखने को मिल रही है बच्चे में, वापस वॉमिट कर दे रहा है, एब्डोमिनल वापस से डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पाइलोरिक पार्ट क्या हो रहा है, स्पाज्म, अभी भी फीडिंग कंटेंट आगे की तरफ नहीं जा पा रहा है। तो फिर सर डॉक्टर क्या मैनेजमेंट करेगा पाइलोरिक स्पाज्म का, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट था एट्रोपिन देना। सेम सर, पाइलोरिक स्पाज्म के अंदर कॉम्प्लिकेशन आने के बाद, पाइलेरोमायोटोमी करने के बाद भी अगर पाइलोरिक स्पाज्म मिलता है तो डॉक्टर भी एट्रोपिन जो है वो, एट्रोपिन वापस स्टार्ट करेगा बच्चे में, ठीक है। या मेडिकल मैनेजमेंट के रूम में पाइलोरिक स्पाज्म को रिलीव करने के लिए एट्रोपिन देगा। लेकिन अब कॉम्प्लिकेशन के दौरान डोज जो है वो, डोज चेंज रहेगा। एट्रोपिन 0.06 mg पर केजी बॉडी वेट पे क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सर, ठीक है। नोट करेंगे प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्स के रोल सर। प्री ऑपरेटिव क्या क्या रोल है नर्स के प्री ऑपरेटिव के दौरान, सबसे पहले एनपीओ स्टेटस पे ले बच्चे को, स्टार्ट आईवी फ्लूइड, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, और नॉर्मल इनटेक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, जितना इनटेक दे रहे हो उतना आउटपुट जो है वो आउटपुट अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल इनटेक आउटपुट है बच्चे का। देन एडमिनिस्टर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स करें। इंसर्ट एनजी ट्यूब
फॉर गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। एनजी जो है वो एनजी ट्यूब इंसर्ट करे नर्स गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन के लिए, एब्डोमेन सेटल जो है वो सेटल के लिए। ये नर्स के प्री ऑप रोल सर। पोस्ट ऑप रोल क्या क्या रहने वाले हैं लिखो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर नंबर 1, एनपीओ एट फर्दर इंस्ट्रक्शन डॉक्टर के अगले ऑर्डर तक एनपीओ रखा जाए। आईवी फ्लूइड, मॉनिटर इनटेक आउटपुट, assess abdominal डिस्टेंशन। पहला इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑप में एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस करें। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है डॉक्टर जो है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। फर्स्ट फीड देन ग्लूकोज वाटर। एनपीओ रखा है आपने बच्चे को, तो पहला जो फीड दोगे वो कौन सा दोगे? ग्लूकोज वाटर जो है वो ग्लूकोज वाटर सर। मॉनिटर कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा था इसका? पाइलोरिक स्पाज्म। ये प्रेजेंट हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के दौरान। और पाइलोरिक स्पाज्म का ट्रीटमेंट क्या है? एट्रोपिन। ये रिड्यूस करेगा पाइलोरिक स्पाज्म का एट्रोपिन। कितना एट्रोपिन? 0.06 mg पर केजी बॉडी वेट। कॉम्प्लिकेशन है पाइलोरिक स्पाज्म सर्जरी के बाद, तो डोज बढ़ा दी जाती है। पहले मेडिकल मैनेजमेंट इंटरवेंशन में अपन 0.01 mg यूज में ले रहे थे, लेकिन अब अपना कितना यूज में लिया जाएगा? 0.06 mg पर केजी बॉडी वेट यूज में लिया जाएगा सर। चलिए नर्स के रोल जो है वो रोल रिवाइज कर रहा हूं आपको। प्री ओप में एनपीओ कर दे, बीमारी का पता लगते ही आईवी फ्लूइड स्टार्ट करे। इनटेक आउटपुट अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, मॉनिटर करती रहे नर्स। प्रोफाइलेक्टिक के रूम में एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दे इन्फेक्शन को रोकने के लिए। एनजी ट्यूब इंसर्ट करे ताकि गैस्ट्रिक जो है वो डीकम्प्रेस रहे। गैस्ट्रिक जो है वो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन नहीं हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन ना हो। पोस्ट ऑप में जब तक डॉक्टर का अगला इंस्ट्रक्शन है तब तक एनपीओ रखे, आईवी फ्लूइड पे रखे, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करती रहे। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को असेस करे, अगर प्रेजेंट मिलता है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर डॉक्टर को इन्फॉर्म करे। अगर फर्स्ट फीड जो भी बच्चे को पहला फीड दोगे एनपीओ के बाद में, तो पहला क्या दोगे? मदर फीड मिल्क या फॉर्मूला फीड नहीं दोगे। सबसे पहला जो है वो ग्लूकोज वाटर, नॉर्मल सेलाइन या प्लेन वाटर फीड दिया जाता है, तो यहाँ ग्लूकोज वाटर फीड दोगे। देन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑप में कॉम्प्लिकेशन को मॉनिटर करे। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पाइलोरिक स्पाज्म, और पाइलोरिक स्पाज्म है तो मेडिकल मैनेजमेंट के रूम में क्या? एट्रोपिन स्टार्ट करना है 0.06 mg पर केजी बॉडी वेट सर। ठीक है, पूरा डिसऑर्डर ऑल आवर जो है ऑल आवर रिकॉल कर रहा हूं आपको। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर सर्कुलर मसल पाइलोरिक पार्ट की हाइपरट्रोफाइड कर जाती है, जिसकी वजह से पार्ट स्टेनोसिस हो जाता है, नैरो हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, ब्लड ग्रुप बी और ओ में ज्यादा देखने को मिलता है। या हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, लेकिन इरिथ्रोमाइसिन के ज्यादा इंटेक करने की वजह से भी देखने को मिलता है, मतलब ऑल्सो इज द एक्वायर्ड डिसऑर्डर सर। ठीक है, बट एक जवाब देना हो तो कंजेनाइटल। ठीक है, जहां दोनों को चूज करना हो तो दोनों सही है, कंजेनाइटल देन एक्वायर्ड जो है वो एक्वायर्ड सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर में नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ओलिव शेप मास एपिगेस्ट्रियम रीजन के ऊपर, और देन आपका लेफ्ट टू राइट साइड जो है वो विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। 3P क्लिनिकल फीचर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विजिबल होना,
पाल्पेट करने पे ओलिव शेप मास देखने को मिलना और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ये 3P नाम से भी जाने जाते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस में। बीमारी को कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस एब्डोमिनल यूएसजी, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के दौरान कैटरपिलर साइन और मशरूम साइन जो है वो मशरूम साइन। नॉन कॉन्ट्रास्ट यूएसजी के दौरान वॉल की थिकनेस 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है एक साइडेड वॉल की, इसका मतलब पाइलोरिक थिकनेस है, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो स्टेनोसिस इंडिकेटर है सर। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में एट्रोपिन 0.01 mg। सर्जिकल मैनेजमेंट्स के दौरान क्या यूज में लिया जाए आपका एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन फर्स्ट चॉइस आपका। अगर एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन से इंटरवेंट नहीं हो रहा है तो पाइलेरोमाइटोमी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के द्वारा या एब्डोमिनल इंसिजन के द्वारा। बट सर्जरी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होना चाहिए बच्चे का सर। नर्स के रोल जो है वो रोल प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप ध्यान रखने, कॉम्प्लिकेशन ध्यान रखने, और ये था अपना डिसऑर्डर पाइलोरिक स्टेनोसिस सर। ठीक है, ऐसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो है वो कंटेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म आप सभी साथियों का हमेशा स्वागत करता है। अगर लगता है आपको कि हाँ सच में एक क्वालिटी कंटेंट हमें यहाँ से मिल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा समझ में आ रहा है, या आप जो पढ़ पा रहे हो वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो रहे हैं, हर बुक से आपको मिलने वाले क्वेश्चंस यहाँ के क्वालिटी कंटेंट से सोल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ट्रैक सही है, आपकी पढ़ाई सही है और ज़रूर मंजिल हासिल होगी। बस लगातार जो है वो बने रहना इस पढ़ाई के लिए। जी हाँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में ऐसे बहुत सारे बेहतरीन कंटेंट और जो है वो टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, ओके, बाय बाय, थैंक यू।